नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वा क्राइम स्पेशल। पुलिस मुस्तैद होती है, वो कई तरह की कोशिशें करती है ताकि जुर्म कम हो सके, उसे होने से रोका जा सके। वो प्लान भी बनाती है, लेकिन इधर गुनहगार भी अपनी चाल चलते रहते हैं। वो पुलिस को चुनौती देने से नहीं चूकते, वो गुनाह को अंजाम देने के लिए रोज कोशिश करते हैं। देवघर में भी यही हुआ। पुलिस ने शहर को नो क्राइम जोन बनाने की कोशिश की तो अपराधियों ने इसके अगले ही दिन शहर में 15 लाख की लूट को अंजाम दे डाला। इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए, पुलिस पर भी और अपराधियों पर भी। खैर, इससे आगे बढ़ेंगे और बात उस हैवान दादा के बारे में भी करेंगे जिसने अपने ही पोते को मौत के घाट उतार दिया, बड़ी बेरहमी से। तो अगले आधे घंटे तक देखते रहिए जुर्म की हर बड़ी खबर। बने रहिए हमारे साथ। एक तरफ देवघर में पुलिस शहर को नो क्राइम जोन बनाने में लगी है, तो दूसरी ओर अपराधी पुलिस के मंसूबे पर पानी फेरने में लगे हैं। जिस दिन यह बैठक होती है, ठीक उसके अगले दिन अपराधी 15 लाख की लूट को अंजाम देते हैं। यह वारदात पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। पुलिस शहर को बीट में बांटकर पुलिस वालों को तैनात करती है और अपराधी उसके बावजूद बाज नहीं आते। अब ऐसे में पुलिस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। दिन दहाड़े 15 लाख की डकैती। बैंक से पैसे ले जाते समय हुई डकैती। हथियार के दम पर लूटे बैंक के पैसे। सुरक्षा पर उठ रहे गंभीर सवाल। देवघर में दिन दहाड़े बैंक के 15 लाख रुपए लूट लिए जाते हैं। हथियार के दम पर लुटेरे बैंक का पैसा लूटने में सफल होते हैं। इस लूटकांड से पूरे शहर में सनसनी फैल जाती है। यह मामला तब और गंभीर हो जाता है जब देवघर को क्राइम फ्री जोन बनाने के लिए बैठक की जाती है। उसके ठीक अगले दिन अपराधी 15 लाख की लूट की घटना को अंजाम दे डालते हैं। एक दिन पहले हुए बैठक में एसपी ने विशेष बीट सिस्टम की शुरुआत की बात कही थी। आप लोगों का दो करके एक मोटरसाइकिल पर रहेंगे और डायरी लेके आप लोगों को गश्ती करना। शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील करने की बातें सामने आई थी, लेकिन अपराधी भला कहां मानने वाले थे। लगता है कि वो पुलिस से खौफ नहीं खाते, लिहाजा बैंक के पैसे को लूट लिया जाता है। सारवा थाना इलाके के मनीराढ़ी के पास सोमवार की देर शाम का यह मामला है। देवघर से बैंक ऑफ बड़ौदा के सारठ और चित्रा इलाके में एटीएम में पैसा डालने जा रहे थे। सभी लोग पैसा लेकर एक निजी वाहन इंडिका से जा रहे थे। तभी बीच सड़क पर एक गाड़ी लगाकर रास्ते को जाम कर दिया गया था। इसके बाद अपराधियों ने इंडिका गाड़ी को रोककर हमला बोल दिया। हमलावरों की संख्या 8 बताई जा रही है। हमला कर अपराधियों ने 15 लाख रुपए लूट लिए। अपराधियों के साथ जा रहे गार्ड को भी जमकर पीटा। ड्राइवर और गार्ड बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। लोडिंग के लिए सर जा रहे थे, एटीएम लोडिंग करने के लिए सारठ चित्रा बैंक ऑफ इंडिया का। तो वहीं मंडी गाड़ी शायद वहाँ पड़ता है जी, वहीं पर लोग ट्रक बेड़िया दिया था, पूरा रोड जाम कर दिया था, तिरछा करके। क्या चीज़ लगा दिया था? ट्रक लगा दिया था जी, पहले से वो लगाया हुआ था। हम उससे खराब वराब हुआ होगा तो अपना गए दबा करके वहाँ गए तो गाड़ी स्लो किए, तब तक लोग आ करके तुरंत घेर लिया चारों। कितने की संख्या में थे वो? 7-8 आदमी थे सर। 7-8 आदमी। सबके पास हथियार थे? हाँ, सबके पास। उसके बाद क्या किए? रोकते साथ उसके बाद हम तुरंत सोचे कि फायर करें, तब तक पकड़ लिए। थोड़ा गाड़ी छोड़ा इंडिका मैंने वो पकड़ लिया और फायर करना शुरू कर दिया, मारना भी शुरू कर दिया। फिर छीन लिया गन मेरा, गनमा छीन के फिर बाद में फेंक दिया झाड़ी में। घायल गार्ड का इलाज सारवा के अस्पताल में चल रहा है। पुलिस सभी कर्मियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को यह भी शक है कि इस लूटकांड में कर्मचारियों की मिलीभगत भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है।
ये बैंक ऑफ बड़ौदा के कुछ कर्मचारी हैं, लोग कैश लेके चित्रा जा रहे थे, तो ऑन द वे जंगल के बीच में मेन रोड में इन लोगों का गाड़ी रोककर 4-5 लोग इनका पैसा छीनने का बात बता रहे हैं। इन लोगों के साथ में गनमैन भी है, मगर गनमैन फायर नहीं कर पाया है या किया है कुछ पता नहीं चल रहा है। ये लोग अभी कुछ नहीं ठीक से बता पा रहे हैं, तो अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, बाद में पता चलेगा। कितने रुपए की लूट की गई सर, कुछ पता चला? हम बोल रहे हैं 15 लाख का, बैंक वालों से हम लोग वेरीफाई करना है। कुछ घायल भी हुए हैं, गोली चली है? गोली चलने का बात नहीं है, वो पिस्टल से मारने का बात बता रहे हैं, और ये लोग भी कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल बात बता रहे हैं, एक तो गोली चलने का, एक नहीं चलने का, ये सब अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अब भले ही पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है, लेकिन वो घटना को अंजाम देकर फरार हो चुके हैं। ये वाकया पुलिस के लिए एक गंभीर मामला है, क्योंकि पुलिस की बैठक होने के ठीक एक दिन बाद ही इतनी बड़ी लूट को अंजाम दिया जाता है। अब देखना है कि पुलिस इस मामले में क्या करती है। दीप नारायण, जी मीडिया, देवघर। इस वारदात के बाद शहर में पुलिस की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। सवाल ये कि अपराधियों ने लूट को अंजाम कैसे दिया। जब शहर के एग्जिट और एंट्री पॉइंट को सील कर दिया जाता है, तो फिर अपराधी भी अपना तरीका बदल लेते हैं। वो पुलिस की आंख में धूल झोंकने से बाज नहीं आते। दिन दहाड़े लूट से पुलिस पर उठ रहे सवाल। एक दिन पहले होती है मीटिंग। शहर में क्राइम रोकने पर होती है चर्चा। मीटिंग के दूसरे दिन अपराधी देते हैं चुनौती। 20 सितंबर को देवघर में मीटिंग होती है। मीटिंग में शहर को नो क्राइम जोन बनाने पर चर्चा होती है। शहर को विशेष बीट में बांट दिया जाता है ताकि अपराध पर काबू पाने में सहूलियत हो। फैसला किया जाता है कि शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील किया जाएगा, लेकिन लगता है कि अपराधी पुलिस की बातों पर ध्यान नहीं देते। वो पुलिस को चुनौती देने से बाज नहीं आते। तभी तो मीटिंग के ठीक अगले ही दिन अपराधियों ने 15 लाख रुपए लूट लिए। ये पैसे बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में जमा करने के लिए जा रहे थे। तभी अपराधियों ने बैंक के पैसे पर अपना हाथ साफ कर लिया और पुलिस देखती रह जाती है। लूट के इस मामले में केवल पुलिस ही दोषी नहीं है, बल्कि वो कर्मचारी भी दोषी हैं जो बैंक के पैसे को लेकर जमा करने जा रहे थे, वो भी बिना पुलिस को जानकारी दिए। इतना ही नहीं, ये लोग एक निजी इंडिका गाड़ी से पैसे जमा करने जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक लुटेरों की संख्या 8 के करीब थी। सभी हथियारबंद थे। बताया जा रहा है कि देवघर से पैसे लेकर सारठ के कई एटीएम सेंटर में डाला जाना था, लेकिन पैसे बीच में ही लूट लिए जाते हैं। कैश लेके चित्रा जा रहे थे, तो ऑन द वे जंगल के बीच में मेन रोड में इन लोगों का गाड़ी रोककर 4-5 लोग इनका पैसा छीनने का बात बता रहे हैं। इन लोगों के साथ में गनमैन भी है, मगर गनमैन फायर नहीं कर पाया है या किया है कुछ पता नहीं चल रहा है। इस लूट कांड का सच जानने के लिए हमारी टीम बैंक भी पहुंची। हमें पता चला कि ये पैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के नहीं, बल्कि बैंक ऑफ इंडिया के थे। जब हमने बैंक अधिकारी से पैसों को लेकर बरती जा रही सुरक्षा के बारे में बात की, तो बैंक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा और गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा जाता है। हमारी टीम ने प्राइवेट गाड़ी से पैसे ले जाने पर भी सवाल उठाया। इस बारे में बैंक अधिकारी ने बताया कि बैंक की सुरक्षा गाड़ी का ही कैश ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गाड़ियों की कमी के कारण प्राइवेट वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही कैश ले जाने के लिए बार बार रूट बदल कर ले जाया जाता है, लेकिन बैंक सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी प्राइवेट एजेंसी पर छोड़ देते हैं जिसे वो कैश डिलीवर करने के लिए नियुक्त करते हैं। सिक्योरिटी उनका रहता है खुद का, सीएमएस का। जो सीएमएस कंपनी है, डाइवोल्ट है और एनसीआर है, उनका खुद का रहता है। इसमें बैंक का कुछ नहीं है, गार्ड रहता है। जैसे हमारा अगर खुद का रेमिटेंस होता है, जैसे किसी दूसरे ब्रांच से पैसा लाना है या हमारे अपने किसी दूसरे ब्रांच से पैसा ले जाना है, तो हमारा बैंक का गार्ड रहता है। जो भी गाड़ी जो है वो हम अलग अलग गाड़ी का यूज़ करते हैं, एक ही गाड़ी को हमेशा नहीं बुलाते।
फिर एक ही रास्ता का भी यूज़ नहीं करते, हमेशा डाइवर्ट करके कोई दूसरे रास्ते से, कभी इस रास्ते से, जिससे कि मतलब कोई भी इसमें एक रूपता नहीं रहे हमेशा। और फिर भेजने के समय भी गोपनीयता रखी जाती है कि इस बात को कि ज़्यादा किसी से चर्चा नहीं होती है ब्रांच में भी। बस जिसको भेजना है, जिसको ले जाना है, बस उन्हीं आपस में बस 2 ही लोग वही कर जानते हैं। अब इस लूटकांड के बाद सवाल खड़ा होना लाजमी है। सवाल इसलिए कि एक दिन पहले ही देवघर को 6 बीट में बांटकर 6 टीमें बनाई गई थी। इसके लिए बाकायदा एक अधिकारी भी नियुक्त किए गए थे। इसके साथ 4 कांस्टेबल की टीम भी दी गई थी ताकि कोई वारदात होने के बाद तुरंत कार्रवाई हो सके। कोशिश ये थी कि शहर के एग्जिट और एंट्री पॉइंट को सील कर अपराधियों को दबोच लिया जाए, लेकिन टीम बनते ही अपराधियों ने वारदात के लिए उस जगह को चुना जहां से पुलिस का दायरा खत्म हो जाता है, यानी तू डाल मैं पात। कुछ अपराधी भाग रहे हैं, हम लोग इंस्ट्रक्शन करते हैं कि इन लोगों को करने के लिए, तब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग ये नहीं रहने के कारण एक कन्फ्यूजन का स्थिति रहता है कि कौन कहाँ चेक करें, ताकि पहले से ही सबको पता है कि कौन किस पॉइंट में चेक नाका लगा ले, ताकि रिस्पांस टाइम बहुत ही कम रहे, तुरंत पहुंच के उसमें चेक नाका लगाएं। इसके लिए हम लोग सिटी का पूरा 10 पॉइंट्स को चुने हैं और 10 को अलग अलग टीम्स में दिया हुआ है। तो जब भी अब सिटी सीलिंग का ज़रूरत पड़ेगा तो तुरंत अपना अपना प्लेस पर पहुँच के वो लोग नाका लगा के चेकिंग किया जा सके। अब देखना है कि पुलिस अपराधियों पर लगाम लगा पाती है या नहीं, लेकिन अपराधियों ने पुलिस के सामने चुनौती पेश कर दी है। सवाल पुलिस के भरोसे और मुस्तैदी का है, लिहाजा पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। दीप नारायण, जी मीडिया, देवघर। इस वारदात के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सुरक्षा में कहां चूक हुई? क्या अपराधियों ने किसी से साठ गांठ कर रखी थी? आप भी देखिए क्या हैं ऐसे सवाल जिनके जवाब ढूंढने जरूरी हैं। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े हो जाते हैं। बैंक इतनी बड़ी रकम ले जाते वक्त पुलिस को जानकारी क्यों नहीं देते? कैश की जानकारी सिर्फ बैंक और एजेंसी को थी, तो फिर अपराधियों तक ये जानकारी कैसे पहुंची? अपराधियों से किसी की सांठगांठ तो नहीं। मुख्य सड़क पर ट्रक लगाकर लूट को अंजाम दिया जाता है, उस वक्त वहां से कोई और गाड़ी नहीं गुजरती। ये कैसे हो सकता है? क्या अपराधियों को एग्जिट और एंट्री पॉइंट सील होने की जानकारी मिल चुकी थी? क्या इसी वजह से अपराधियों ने शहर से बाहर की जगह को चुना? ऐसे कई सवाल इस लूटकांड के बाद खड़े होते हैं। इन सवालों के जवाब पुलिस को पता करने हैं, और हकीकत यह है कि इन सवालों के जवाब तभी मिल पाएंगे जब अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। तब तक इंतजार करना होगा। दीप नारायण, जी मीडिया, देवघर। बात जब अपराधियों की हो रही है तो अब बात ठगी के धंधे की। जी हां, पुलिस तकनीकी रूप से जितनी मजबूत होती है, शातिर ठग ठगी के लिए उतने ही नए तरीके खोज निकालते हैं। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ये शातिर ठग अखबारों में विज्ञापन निकालते हैं, मोबाइल टावर लगाने का इश्तेहार देते हैं, लेकिन इन सब के नाम पर ठगी का खेल हो रहा है। रांची के एक ऐसे ही मामले को हम आपके सामने लेकर आए हैं। छत पर टावर लगवाएं, छत पर मोबाइल उपकरण लगवाएं, अपनी खाली पड़ी जमीन पर टावर लगवाएं और लाखों एडवांस सहित हर महीने मोटी रकम के साथ एक नौकरी पाएं। भला किसे आकर्षित नहीं करेंगे? लिहाजा ऐसे ही एक विज्ञापन के लालच में पड़ गईं लोअर बाजार इलाके की रहने वाली क्रिस्टन अपनी खाली पड़ी जमीन का उपयोग करना चाहती थी। ऐसे में अखबार का ये विज्ञापन उन्हें न केवल आकर्षित किया बल्कि पैसा कमाने का एक जरिया भी नजर आया। मोबाइल टावर लगाने का, उसमें वो लोग करीब 1 लाख से अधिक रुपया हमसे ले लिया। उसके बाद अब फ़ोन करते तो वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहा है। कभी रजिस्ट्रेशन कराना है, कभी यही क्या सर्टिफिकेट निकालना है, ये सब बोल के लिया था। ये सब दिल्ली का है, ये सब दिल्ली का है। पैसा अकाउंट नंबर में डालें। हाँ,
करण सिंह एक है, झारखंड से ही गए हैं, वो वकील हैं, तो उन्हीं के अकाउंट नंबर में डाले हैं। वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, फ़ोन उठाते ही नहीं है, लेकिन उनका विज्ञापन हमेशा आता है। क्रिस्टन ने अखबार में छपे विज्ञापन के उस नंबर पर कॉल किया तो रजिस्ट्रेशन के नाम पर उससे कई किश्तों में पैसे मांगे गए। क्रिस्टन टावर लगवाने की लालच में 1,20,000 रुपये दे चुकी थी, लेकिन इसके बाद असली खेल शुरू हुआ। जब भी क्रिस्टन ने टावर लगवाने के लिए कॉल किया तो कोई कॉल ही रिसीव नहीं करता। हालांकि ये फ़ोन दिल्ली के नंबर से आता था, लिहाजा क्रिस्टन को यह भरोसा हो गया कि वो ठगी की बड़ी शिकार हो गई, तो उसने थाने में मामला दर्ज करवाया। अब पुलिस जांच में जुट गई है। पेपर में जो है विज्ञापन निकला था वोडाफोन कंपनी का टावर लगाने के लिए, और रजिस्ट्रेशन के नाम पर 1,20,000 रुपया की ठगी कर ली गई है। मामला का जांच किया जा रहा है और इस संबंध में जो है आगे कानूनी कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। लेकिन ऐसे विज्ञापन देखने के पहले जो है लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए, ठगी का शिकार नहीं होना चाहिए। मोबाइल टावर के नाम पर ठगी का ये तरीका बिल्कुल नया है। ज़रूरत है आप उस विज्ञापन पर तब तक भरोसा न करें जब तक उसकी सत्यता की जांच न कर लें। सन्नी शारद, जी मीडिया, रांची। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। अब बात एक कलयुगी दादा की। ये हत्यारा दादा अपने ही पोते को बेरहमी से मार डालता है। उसे जरा भी दया नहीं आती। बेरहमी की हद तो देखिए, वो पहले अपने पोते की गला काटकर हत्या करता है, इसके बाद वो उस मासूम की आंखें भी निकाल लेता है। कलयुगी दादा ने की पोते की हत्या, पोते का गला काट डाला। निर्दयी दादा की बेरहम कहानी, हत्या से पूरे गांव में फैल गई सनसनी। दिल को दहला देने वाला यह मामला वैशाली से सामने आया है। जिले के चकियात बलिया गांव में कलयुगी दादा की कारगुजारी सामने आई है। गांव में वारदात के बाद सनसनी फैल जाती है। हत्यारे दादा की करतूत सुनकर हर कोई चौंक जाता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दादा का ऐसा भी रूप हो सकता है, कोई अपने पोते की बेरहमी से हत्या कर सकता है। लेकिन ये हकीकत है। जी हां, एक दादा ने अपने पोते की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। मिल रही जानकारी के मुताबिक अपने 4 साल के पोते को घुमाने के बहाने दादा खेत ले जाता है और फिर इसके बाद मक्के के खेत में ले जाकर बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। एक दादा अपने ही पोते की गला काट देता है। इतना ही नहीं, वो 4 साल के अपने बच्चे की आंखें भी निकाल लेता है। इस वारदात की खबर मिलने के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। सैकड़ों की संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। मौजूद भीड़ हत्यारे दादा की गिरफ्तारी की मांग करती है। ताकि हम सब घर पर नहीं थे, घर में मकई काटने के लिए हम चले गए थे हम सब। अब पापा जी घर ही पे थे। इसको बाद में इसको ले गए, अपना ले गए। ले जाने के बाद में हम सब आए, लड़का खोजे, लड़का 2-3 घंटा खोजे, मिला नहीं। आए तो इसको बाद में दादाजी बोले थे गाड़ी कि से मकई काटने जाएंगे, तो हमारा से हम तो समझे कि चलो वहाँ पर मकई काटने गया हो गए। देखने गए तो वहाँ पर लड़का के खाली काट के रखा हुआ है। क्या कुछ विवाद हुआ था क्या दादा से अपनों को? जी नहीं। कारण क्या है? कारण कुछ नहीं, कुछ कारण नहीं पता चल रहा। कोई झगड़ा कोई दादा बाबू जी पकड़ा गया है? जी। इस वारदात के बाद सहदई थाना इलाके की पुलिस भी देर से पहुंचती है। पुलिस को गांव वालों के गुस्से को झेलना पड़ता है। कहा जा रहा है कि पारिवारिक विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि सहदई थाना इलाके की पुलिस वारदात के कुछ घंटों बाद ही आरोपी दादा को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जब पुलिस से सवाल किया जाता है तो जवाब देने की बजाय कैमरा बंद करने की बात कही जाती है। बहरहाल इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। लोगों में इस घटना को लेकर काफी गुस्सा है।
अब एक दादा ने अपने ही पोती की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की, ये तो पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा। विकास आनंद, जी मीडिया, वैशाली। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी दर्दनाक खबर जिसे देखकर आप सिहर उठेंगे। एक मासूम नवजात को कूड़े के ढेर पर छोड़ दिया जाता है, तड़पने के लिए, तड़प तड़प कर मरने के लिए। जाने एक माँ की ममता कहाँ खो जाती है, जाने लोगों की इंसानियत कहाँ सो जाती है। ममता को मरमाहत करने वाली इस दृश्य को देखने और सुनने के बाद यकीनन आपका भी कलेजा मुंह को आ जाएगा। एक नवजात को दुनिया में लाकर किसी बेरहम मां ने तड़पने के लिए छोड़ दिया, और वो भी कूड़े की ढेर पर। 9 घंटे तक नवजात मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन चींटियों के सिवा किसी ने उसकी नहीं सुनी। सूचना के बाद भी पुलिस ने मौके पर जाने की जहमत नहीं उठाई, लिहाजा दुनिया में चंद घंटे बिताने के साथ ही नवजात को इस दुनिया से जाना पड़ा। देरों से सुबह से यहाँ पे टिका हुआ है, तो अभी तक सबको फ़ोन किया गया, सबको कॉल किया गया है, लेकिन कोई अभी तक जो है थाना के अधिकारी पहुँचे हैं कहीं से भी, ना तो कोई लोग यहाँ पे। जब मीडिया ने इस नवजात को हक दिलाने की पहल की तो पुलिस हरकत में आई और नवजात के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई। नगर प्रशासन को मेरे द्वारा कहा गया है, अभी तुरंत जा रहे हैं। तो 9 घंटे बीत जाने के बाद भी आखिर जिम्मेवार कौन है? तो सूचना मिला, सूचना किसी को नहीं मिला, किसी ने देखा जो सूचना सवेरे यदि करते, सूचना पर ही चलते हैं ना, सूचना हमको मिला है, तुरंत खबर किए हैं, डिप्टी ऑफिसर को पूरे भेज रहे हैं। जाहिर है ये घटना प्रशासन के साथ सभ्य समाज को भी झकझोर देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नितेश, जी मीडिया, फारबिसगंज। संवेदना और इंसानियत नहीं मरनी चाहिए, क्योंकि दुनिया इसी पर चलती है। बहरहाल जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।